This is the last part of this economy 2022 mains paper. So the first question is what is integrated farming system? How is it useful to small and marginal farmers in India? So when I saw this question, so this question was repeated, I think, in 2019 or 2020, this question was asked either in prelims or mains. So what I wrote was according to that question that came earlier. So I wrote this and I mentioned this. How is it useful for small and marginal farmers? The general answer. But when I went out of the exam hall, so everyone was talking that this question came from any magazine. I think means 65, 365 or some other, and there was one diagram, and they said that we had copy and pasted that diagram. And I know in this question I was not able to make the diagram, so I felt that I would be getting less mark. Though I think in economy, GS3 paper, everyone got less mark, but still, how to go about this? If you don't remember, and if the diagram is not clicking you at the moment, so what you do? मनीष, डायग्राम बनाना किसी किसी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है कि सबने डायग्राम बनाया तो आप भी बनाओ। डायग्राम से नंबर बढ़ सकते हैं, बट डायग्राम रिलेवेंट होना चाहिए। पहली बात तो इस क्वेश्चन में डायग्राम बन सकता था और रिलेवेंट भी बन सकता था, मगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं बनाओगे तो फिर मार्क्स कम होंगे अगर आपने आंसर के सारे पार्ट्स को सेटिस्फैक्ट्री आंसर किया है तो। अभी डायग्राम क्लिक नहीं किया, उसका ये है कि अगर आपको जो कहीं बुकलेट में दिया है, कहीं भी दिया है, डायग्राम अगर नहीं भी याद है तो भी डायग्राम बना सकते हो अपने आप से। अच्छा। उसके लिए आपको समझना होगा व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कॉम्बिनेशन करते हैं फार्मिंग एक्टिविटी का, लाइव स्टॉक का, फिशरी का, एग्रो फॉरेस्ट्री का, जिसमें किसी एक का वेस्ट प्रोडक्ट दूसरे के लिए एज एन फर्टिलाइजर यूज होता है। जैसे पोल्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट एज ए फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, फिशरी का वेस्ट प्रोडक्ट एज एन फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। तो इसमें तुम क्या कर सकते थे कि तुमने जैसे हम लोग फूड चेन बनाते हैं वैसे ही चेन बना दी कि इसका प्रोडक्ट यहाँ यूज हुआ, इसका प्रोडक्ट वहां यूज हुआ। सिंपल है, आपको कोई याद भी नहीं आ रहा तो अपने आप बना सकते हो, ऐसा इशू नहीं है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो वो तो आप सही से आंसर कर दोगे। सेकंड इज हाउ इट इज हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो इसमें कई सारे डायमेंशन खोलनी है आपको। एक तो उनकी इकोनॉमी, मतलब इनकम बढ़ानी चाहिए जो, तो इनकम कैसे बढ़ेगी? सर्कुलर इकोनॉमी हो रही है क्योंकि कैटल डंग को आप ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज कर रहे हो। वैसे ही इनकम फ्रॉम अलाइड सेक्टर्स भी हो रही है। डेयरी से इनकम होगी, पोल्ट्री से इनकम होगी, फिशरी से इनकम होगी, बायोगैस से इनकम होगी। सेकेंड डायमेंशन देखोगे तो न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी भी हो रही है, क्योंकि उससे क्या होगा, जैसे फार्मर है उसकी फैमिली को पोल्ट्री से अंडे मिल रहे हैं या फिर लाइव स्टॉक से मिल्क मिल रहा है, ये प्रोटीन की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। फार्म ग्रेन से कार्बन फाइबर्स मिल रहे हैं, और ये सिर्फ फैमिली की नहीं, जो मास है उसके आसपास रहते हैं उन लोगों का ही फायदा हो रहा है। दूसरा चीज क्या है, जब हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करते हैं तो पेस्टिसाइड कम यूज होगा, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। तो इससे क्या होगा कि जो लेस केमिकल होंगे फूड में, और प्लस सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। दो डायमेंशन हो गई। थर्ड, भाई रिसोर्स का अच्छा यूटिलाइजेशन हो सकता है। चौथा, सॉइल हेल्थ। फिफ्थ, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट अच्छा होगा तो तुम्हारे कम पैसे लगेंगे पेस्टिसाइड के लिए, तो इससे भी इनकम तुम्हारी बढ़ेगी। मगर इस आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ना है। मतलब अगर आपको इस आंसर को यहाँ पे छोड़ दो तो 15 मार्क्स का आंसर है, इसको फुलफिल भी नहीं कर पाओगे। फिर नई चीज पे आ जाओ कि चैलेंजेस क्या है स्मॉल फार्मर्स को प्रैक्टिस करने में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है, उतनी लैंड ही नहीं है कि सारी चीजों को करा सकते, छोटी सी लैंड है, ये भी रिसोर्स है। ट्रेनिंग नहीं है, स्किल ट्रेनिंग नहीं हुई है उनकी, मार्केट का एक्सेस नहीं है कि हम डाइवर्स प्रोडक्ट की सब प्रोडक्शन तो कर लेंगे मगर वहां बेचेंगे कैसे, ये दिक्कत है। एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, मतलब आपको स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में कुछ कैपिटल तो चाहिए, क्रेडिट के एक्सेस नहीं, ये सब दिक्कत है। तो उसके लिए गवर्नमेंट, दो तीन गवर्नमेंट की स्कीम लिख दो। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। बस आंसर हो गया। आपको 15 में से 7-8, मतलब मेरे को लगता है ऐसे मिलने चाहिए अगर आप ये सारी डिमांड पूरी कर दोगे तो। ओके, एंड कंक्लूजन में मैं जितने भी इकोनॉमी के क्वेश्चन थे या एग्रीकल्चर के क्वेश्चन थे, तो इकोनॉमी के क्वेश्चन में मैं मोस्टली यही डाल रहा था कि बाय एंड ऑफ 2025 India is planning to have a $5 trillion economy, and because of this we need to do the above mentioned
थिंग्स। और एग्रीकल्चर में मैं ये डाला था, सिंस आवर प्राइम मिनिस्टर मोटो वाज टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022, सो दीज आर द मेजर्स आई फॉलो। पर ये दो बहुत बेसिक यार मेरे को लगे कि मेरे बाद में मुझे यही लगा कि ये कंक्लूजन बहुत बेसिक है, और आई थिंक 90% जनता यही लिख रही होगी। यार इसका ना एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। देखो, पेपर में क्वेश्चन कोई सा भी आता है, जनरल नॉलेज यूज होती है तुम्हारी, जनरल एस्पेक्ट से लिखते हो। मगर थोड़ी सी मेहनत करोगे ना इसमें, तो तुम्हें नंबर अच्छे मिल जाएंगे। रेडी करो, मतलब थीम वाइज, एग्रीकल्चर की थीम है ना, उससे रेडी करके लेके जाओ कुछ कंक्लूजन्स। ठीक ओके। है। वैसे जैसे कल कमेटी का बता रहा था, वैसे ही कुछ कंक्लूजन्स तुम्हारे पास होने चाहिए डाटा वाले। ज्यादा नहीं यार, टोटल सारे जीएस में मिला के तुम्हें सिर्फ 15-20 कंक्लूजन याद करने हैं। कंक्लूजन याद करने का मतलब है कि तुम्हें फैक्ट कुछ ऐसे याद करने हैं जिसको यूज कर सको। हाँ, एक और प्रॉब्लम है, और इंट्रोडक्शन में मोस्टली मैं फैक्ट यूज करता हूँ। तो कहाँ पे अब मेरे को इंट्रोडक्शन भी लिखना है और कंक्लूजन भी लिखना है, और मैं दोनों जगह अगर फैक्ट यूज कर रहा हूँ, तो वो एक तरह से लगता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कोई डिफरेंस ही नहीं है। उस नहीं, उसको ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं अभी एक कॉपी चेक कर रहा था, तो उसका उसने इसी क्वेश्चन पे आंसर लिखा था, तो उसने अच्छा यूज किया था कि दलबाई पैनल की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा है कि अगर हम यूज करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग को, तो हमारे फार्मर्स की इनकम डबल होने में काफी कम टाइम लगेगा। ठीक है। तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग में कोई डाटा डाल दो, या कोई न्यूज़ हो वो डाल दो, पॉलिटी है तो आर्टिकल्स डाल दो। स्टार्टिंग में ये सब करो, लास्ट में एसडीजी की रिपोर्ट, एसडीजी गोल्स डाल दो, या फिर डीपीएसपी डाल दो, या फिर किसी कमिटी की रिकमेंडेशन डाल दो। ये करना है। फैक्ट्स स्टार्टिंग में रखो, और ओके। एग्जांपल्स, कमिटी रिकमेंडेशंस, एसडीजी गोल्स ये बाद में लिखो। इससे क्या होता है ना, एक फ्लो अच्छा आता है। स्टार्टिंग फैक्ट से होती है तो ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव आंसर लिख रहा है बंदा, मतलब नॉलेज है। और एंडिंग पॉजिटिव नोट पे करनी है। पॉजिटिव नोट पे एंडिंग करनी है, तो उसके लिए कोई रिकमेंडेशन होनी चाहिए, कुछ गोल दिख रहा होना चाहिए। तो गोल कैसे पता चलेगा? एसडीजी से गोल पता चलेगा, डीपीएसपी से गोल पता चलेगा, ओके। कमिटी रिकमेंडेशन से गोल पता चलेगा पॉजिटिव। तो ये थोड़ा फ्लो में रखो इसे। ओके। So now going to ओके। the next question. So next question is, do you like India will meet 50% of the energy needs from the renewable energy by 2030? Justify your answer. How will you shift of the subsidies from fossil fuel to renewables help achieve the above objective? Explain. अब ये क्वेश्चन में जिसमें भी रहता है डू यू थिंक, तो हम्म। you have to mention in your introduction only that yes I think, or you have to mention no I don't I think, or you have to take this middle path ambiguation itself that maybe or maybe not, and in subsequent answer till conclusion then you have to drive that no I think this or yes I think this. How to go about See, this question? And this question also comes in polity part in GS2 also. There are few question every year that they're saying do you think. ओके। Yes, so how एम to आई answer ऑडिबल? those? Yes, you are audible. So how to answer that question in GS2 and GS3? How will you differentiate this? यार ये ना क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। Okay. ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर में है, तो Yes. तुम्हें एजम्पशन लेना है। Okay. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट के होते हैं, जो तुम्हारा तुम्हारा वो जानना चाहते हैं। जैसे एथिक्स में आएगा तो वो प्रेजेंट का होगा, ये क्वेश्चन फ्यूचर का है कि Yes. क्या कर पाएगी इंडिया। एथिक्स में आएगा प्रेजेंट का, पॉलिटी में आएगा प्रेजेंट का। Yes. तो जहाँ पे प्रेजेंट का आता है वहां पे आपको पोजीशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें क्लियर है। Okay. ठीक है। और जहाँ पे फ्यूचर का क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक, वहां पे कभी भी क्लियर कट पोजीशन नहीं लेनी होती है, ऐसा होगा नहीं होगा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी होती है, बट ये डायरेक्टली कहीं पे मत लिखना कि यस इंडिया विल अचीव। तो इसके इंट्रोडक्शन में कैसे चलेंगे? इंट्रोडक्शन में वैसे भी नहीं लिखना होता है यस और नो। तो भाई यस इंट्रोडक्शन और नो बाद में शुरू लिखना कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? है। इंट्रोडक्शन इसका तो बहुत अच्छा लिख सकते थे। अभी जो समिट हुई थी उसमें पंचामृत दिया, मतलब हमारे पीएम ने, तो उन्होंने कहा है कि पंचामृत में 5 चीजें हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो जो क्वेश्चन में लिखी वही है कि 50% जो है एनुअल एनर्जी डिमांड है वो 2030 तक पूरी करनी है। तो उसी को, पंचामृत वाले को तुम 5 पॉइंट स्ट्रेटजी उसको इंट्रोडक्शन में यूज करो एज ए न्यूज आर्टिकल। ओके। ठीक है।
और उसमें लिखो कि इंडिया ने बहुत बोल्ड ऑब्जेक्टिव लिया है इसको नेट जीरो मिशन खत्म करने का 2070 तक, और 2030 तक 50% जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी की डिमांड है उससे 50% रिन्यूएबल एनर्जी से होगी। तो ऐसे इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में क्या करना है ना, इसके पार्ट पढ़ो। डू यू थिंक, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले यस मतलब कुछ भी कर सकते हो, पहले यस लिखो, पहले निगेटिव लिखो। जैसे मैंने इसमें यूज करा है कि कि नो नो वाला पार्ट लिखा है, बट नो को ऐसे नहीं लिखा है, मैंने लिखा है कि द अटेनमेंट ऑफ 50% ऑफ एनर्जी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज बाय 2030 पोजेस सेवरल चैलेंजेस। बहुत सारे चैलेंजेस हैं इसको पूरा करने के लिए। सबसे पहले कि ग्रिड का इंटीग्रेशन नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रिड को तुम्हें नॉर्मल जो कोल प्रोड्यूसिंग एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, उससे जोड़ना पड़ेगा। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी लैंड चाहिए होती है, चाहे सोलर हो चाहे विंड हो, तो उसके लिए लैंड एक्विजिशन में बहुत दिक्कत आती है। देन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट। हमारे इंडिया में फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेट एक्टर्स गवर्नमेंट की तरफ से तो आ रहा है, बट प्राइवेट सेक्टर से भी आएगा, तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे। इन पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी आना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने वो कराया है, जैसे कैप एंड ट्रेड मैकेनिज्म है हमारा, तो उसमें परफॉर्मेंस बेस पे हम लोग सर्टिफिकेट्स देते हैं, तो उसकी ट्रेडिंग को बहुत रेगुलेट करना है कि उसका कोई कुछ में करप्शन ना हो। देन मार्केट एक्सेस डिमांड, जो रिन्यूएबल एनर्जी बन रही है, जैसे हम लोगों ने पीएम कुसुम चलाई है सोलर टॉप के लिए, तो उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं घर, जो घर पे लोग बना रहे हैं, उसको फीडर से जोड़ा जाएगा। तो उसके लिए लोगों के पास में डायरेक्ट इस चीज का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, मतलब गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उन्हें बस अपने यहाँ इंस्टॉलेशन करना है, बाकी सब गवर्नमेंट करके दी। तो वो भी जरूरी है। अभी फिर यस पे आ जाओ कि इंडिया कर लेगी। तो इंडिया कर लेगी तो उसमें इंडिया के जो इफेक्ट, जो इंडिया ने जो जितने इनिशिएटिव्स लिए वो उसके बारे में बताओ कि इंडिया ने 2.59 सोलर पार्क्स बनाने की, जिसकी 40 गीगावाट कैपेसिटी होगी, अप्रूव करा है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हमने लिख रहे हैं। ओके। वैसे इंडिया की विंड पावर 4th नंबर पे है, तो ये सब हो सकता है। अब सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का है वो ये है कि हाउ विल द शिफ्ट ऑफ सब्सिडीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स हेल्प अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव्स। तो दिक्कत क्या है ना, कि जैसे पंजाब में इरिगेशन सब्सिडी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी पे, तो लोग को सब्सिडी मिल रही है, इसलिए लोग पानी निकाले जा रहे हैं। दो चीजें हो रही हैं, वाटर लेवल कम हो रहा है, लैंड भी सलाइन हो रही है, मतलब टोटल लॉस ही हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो रही है। तो वहां पे एक उन्होंने इनिशिएटिव चलाया था कि, इनिशिएटिव का नाम भी मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें यह था कि जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी बचाओगे उतनी ज्यादा आपको उतना आपका पैसा, मतलब बिजली में कम हो जाएगा, मतलब जितनी आपने बिजली खपत की है उतना पैसा उसमें कम हो जाएगा, जितनी ज्यादा बिजली बचाओगे। ठीक है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स लेके आने पड़ेंगे जहां पे आप सब्सिडी जो मिल रही है फॉसिल फ्यूल्स में, उस सब्सिडी को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मोड़ो। जैसे अब उन्होंने क्या किया कि पीएम कुसुम में सोलर पंप लगा दिए, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो नेट जीरो हो गया ना। हाँ। तो सोलर पंप से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पानी निकल रहा है। यस। तो उसमें इसमें ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, कई सारे, मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसमें। अब विंड एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आपने फंडिंग कर दी, गोवर्धन योजना है। तो मतलब जो काऊ का डंग होता है वो वेस्ट जाता है, तो उससे बायोगैस निकालने के लिए गोवर्धन को आप बहुत सारे बेनिफिशियरीज लाओ, उनको रजिस्टर करो पोर्टल पे। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह हो। अभी जैसे कुछ गाड़ियां जलने लगी थी, वो ट्रस्ट इशू आ रहा है, तो उसको देखो कि कैसे नहीं आना चाहिए। तो ये मतलब इन सब चीजों को कवर कर दोगे तो सही हो जाएगा सब। Okay. Let's move to the question. So, in conclusion, you wrote overall shifting subsidies from fossil fuel to renewable can create more favorable environment for renewable energy investments, lead to technological advancement, and contribute to India's clean energy transition during reducing carbon emission and fostering sustainable development. तो कंक्लूजन में भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हमने ये यस इंडिया ऐसा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये तो कंक्लूजन में, ये तो हमने सेकंड पार्ट का आंसर के हिसाब से कंक्लूजन हो गया था। ठीक है, ओके। अभी अच्छा, हाँ, एक और चीज, अगर वही क्वेश्चन में 2 या 3 पार्ट हैं तो कंक्लूजन किस तरह से लिखोगे आप, कैसे इनको पास करोगे? कंक्लूजन में जैसे इस क्वेश्चन की जो मेन डिमांड थी वो यही थी, इसमें तुम्हें जस्टिफाई कराना था ये अपना आंसर। यस। ठीक है, वो जस्टिफाई कैसे करना था कि तुम दोनों यस नो लिखो,
उसके बाद में एक यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, एक लाइन लिखनी थी यहाँ पे, दोनों के यस नो के लिखने के बाद में, डेट वी आर वेरी seeing the Indian efforts and the Panchamrit goals that India has put upon the this UNFC summit, and also all these initiative in solar energy, wind energy, EV promotion, and all these. It can be said that India should achieve the goal. Okay. It can be said that India should achieve the goal. Yes. Yes, no, नहीं. Yes. ठीक है. Yes. Let's move to question number 3. So it's why is public-private partnership required in infrastructural projects? Examine the role of PPP model in redevelopment of railway station in India. अब मेरे को ये कहीं से उड़ती उड़ती बात एक पता थी कि इस न्यू दिल्ली को शायद पीपीपी प्रोजेक्ट पे ये करेंगे, और कोई गुजरात में कोई एक आई थिंक रेलवे स्टेशन था जिसको इस तर्ज पे बनाया, पर नाम नहीं पता था। तो मैंने इंट्रोडक्शन ऐसे ही शुरू किया कि द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कन्वर्ट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इन पीपीपी मोड, और जो एयरपोर्ट के साथ करता है उसके मिलता जुलता मैंने लिख दिया कि ऐसे ऐसे Okay. करेंगे, इतनी अम्यूनिटीज होगी, और फिर चैलेंजेस लिख दिए क्योंकि एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीस है एंड पार्किंग फीस है, पर वो यहाँ पे कैसे आए, इस तरह से लिख दिए। पर मुझे नहीं लगता उसमें अच्छे नंबर मिले होंगे मुझे, क्योंकि एग्जामाइन द रोल इन रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, अभी रेलवे स्टेशन नई चीज़ थी, वो मुझे नहीं लगता कि कोई पढ़ के गया होगा शायद, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक्चुअली एक नीति आयोग ने डॉक्यूमेंट निकाला था इसलिए कि पीपीपी मॉडल लेके आना है रेलवे स्टेशन में, अच्छा। तो उस टाइम पे ये बस वो डॉक्यूमेंट निकला था। बाकी कुछ एक दो तीन स्टेशन, और मतलब दो तीन से ज्यादा स्टेशन कहीं पे ये स्टार्ट हुआ था, मतलब उस 2022 की बात है ये। तो क्वेश्चन मतलब आना लगता था इसका। अभी इसको नहीं पता है तो कैसे कर सकते हैं, वो चीज देखते हैं हम। देखो, वाई इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिक्वायर्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, तो ये बहुत सिंपल है, इसको कोई भी लिख देगा। मगर कोई भी लिखेगा जनरल आंसर हो सकता है, उसको जनरल को स्पेसिफिक बनाने के लिए सबसे पहले आप इसेंशियल रीजंस लिखो कि फंडिंग, इफिशिएंसी, इनोवेशन, ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज, रिस्क शेयरिंग, प्रोजेक्ट वेबिलिटी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, एग्जाम्पल लिखो। फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में एग्जाम्पल मैंने लिखा है पीपीपी इन रीडेवलपिंग रेलवे स्टेशन, सेकंड पार्ट को यहीं से लिंक कर दिया, ठीक है। सेकंड, इफिशिएंसी अच्छा, एंड तो ये जो इनोवेशन में मैंने एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखा लिखा है, ये एग्जाम्पल बहुत है। जेनरिक लिखा है कि पीपीपी रीडेवलपमेंट ऑफ रेलवे स्टेशन, तो ये हम्म। जेनरिक एग्जाम्पल है। और बाकी टॉपर्स के कॉपी या इधर उधर देखते हैं तो उन्होंने वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर सी उसको एक कैसे? स्पेसिफिक एग्जांपल लिख सकते हो अगर तुम्हें कुछ ध्यान है, जैसे कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जैसे इतने सारे एयरपोर्ट्स को हम लोग पीपीपी मोड में बना रहे हैं, ठीक है। दिल्ली की जो दिल्ली जो मेट्रो हमारी है वो भी एक काइंड ऑफ पीपीपी मोड पे ही है, ठीक है। तो वो डायरेक्टली लिख सकते हो कि एग्जांपल ये कि फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हम लोग बोल्ट या एन्युटी मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली आप यूज भी कर सकते हो। बट मेरा अप्रोच ये था कि अगर मैं फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट डिफरेंट, जैसे फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट को मैंने रेलवे स्टेशन जोड़ दिया, अब तुम्हें रेलवे स्टेशन कोई ध्यान आ रहा था तो तुमने रेलवे स्टेशन के सामने नाम भी लिख दिया, ठीक है। वैसे ही इफिशिएंसी एंड इनोवेशन को मैंने पीपीपी इन रीडेवलपिंग पब्लिक हॉस्पिटल्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन में जोड़ दिया। जैसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन पॉलिसी आई थी, नीति आयोग ने निकाली थी, उसमें उसने कहा था कि हम पीपीपी लेके आएंगे पब्लिक हॉस्पिटल्स में, जिसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो प्राइवेट पार्टनर्स करेंगे। यस। प्रोसेस सारा, मतलब डॉक्टर सारे वो रहेंगे पब्लिक में, मगर प्राइवेट पार्टनर्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, बिल्डिंग को रिन्यू कर सकते हैं या फिर मेडिकल स्टोर चला सकते हैं। तो ये चीज इफिशिएंसी इनोवेशन में आएगी। अब तुम्हारे पास कोई दिमाग में एग्जांपल है वो लिख सकते हो वहां पे। वैसे ही ऑपरेशनल एंड एक्सपर्टाइज में मैंने लिखा है पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन बाय प्राइवेट सेक्टर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसमें भी अगर तुम्हें एग्जांपल ध्यान आ रहा है तो लिख सकते हो, नहीं ध्यान आ रहा है तो ये लिख सकते हो, क्योंकि ये तो तुम्हें पता है। यस। क्योंकि हर चीज पे अब टॉपर्स क्या लिखते हैं, टॉपर्स का यार देखो ऐसा है कि कब, मतलब टॉपर्स से ये देखना पड़ेगा कि टॉपर्स अच्छा लिख रहे हैं, उनका लिखने का तरीका कैसा है। बट आई डोंट बिलीव इन मगिंग अप टू मच फैक्ट्स, क्योंकि एट द एंड कहेंगे आप नहीं। प्रैक्टिस कर सकते हो मगिंग करने की, वो याद नहीं रहेंगे। अगर यस। आप रोज प्रैक्टिस कर रहे हो तो कुछ याद रहेंगे। तो कोशिश करो कि जो आपके पास है ना उसी को अच्छे से करो, टूल्स।
वो कैसे कर सकते हो? वही, जैसे प्रोजेक्ट वायबिलिटी है, तो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट को लग रहा है कि पैसा डूब भी सकता है, तो पीपीपी प्राइवेट को लेके आओ साथ में, उससे थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाएगा, जैसे इको टूरिज्म वगैरह हो गया। Yes. ओके, देन अभी पीपीपी को रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट में एग्जामिन करना है, तो हमें बेनिफिट भी देखने हैं, चैलेंजेस भी देखने हैं, देन वे फॉरवर्ड। ठीक है। तो अब तुम कह रहे थे रेलवे स्टेशन का तो कहीं पता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे? जैसे हम लोगों ने सुना था, वो रेलवे ऑपरेशंस का सुना था कि भाई कैसे, मतलब ऑपरेशंस में कैसे काम होगा प्राइवेट और पब्लिक के बीच। हाँ, वो एक कोई तो ट्रेन आई इसको भी थी जो प्राइवेटली जिसे वो कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था। तो अब इसे ना, इसे भी कॉमन सेंस से देख सकते हो कि अगर मतलब पीपीपी रेलवे स्टेशन बनाने में आएगा, तो ये हो सकता है कि इंक्रीज कंपटीशन होगा और सारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। यस। दूसरा ये है कि जो लोगों को, पैसेंजर है, पैसेंजर को काफी आसानी हो जाएगी, मतलब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो लोगों को बैठने की जगह अच्छी है, वॉशरूम अच्छे हैं, और एसेसिबिलिटी है, मतलब जो दिव्यांग जन है उनके लिए एसेसिबिलिटी भी अच्छी कर सकते हो। ठीक है। ये कुछ मतलब दो तीन कॉमन सेंस से ही बेनिफिट लिख देने हैं इसमें, बहुत ज्यादा आप कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि इतना रेलवे स्टेशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, बस वो लिख सकते हो कि प्राइवेट मॉडल में चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस वही है कि भाई हो सकता है अगर वो रेलवे स्टेशन को बड़ा करना है तो लैंड एक्विजिशन का दिक्कत हो, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक और प्राइवेट के बीच में कंफ्लिक्ट आ सकता है। दूसरा कि जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लोन्स सबसे बड़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट है पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो उसको वो इशू भी हो रहा है, इसलिए पैसा नहीं मिलता फंडिंग। और तीसरा ये है कि जैसे अब जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आ गया, तो उसने अगर पैसा लगाया अपना, तो हो सकता है कि जो रेल की टिकट्स है वो उनकी प्राइस हाई हो जाए। बिल्कुल। ठीक है। वैसे ही एक चैलेंज ये हो सकता है कि पीपीपी प्रोजेक्ट्स हैं तो क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाए, मतलब पब्लिक और प्राइवेट के बीच में, जो जिसको टेंडर आपको देना है तो उसको भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब इसमें केल का कमेटी की रिकमेंडेशन लिख सकते हो आपकी, PPP should not be used by government to evade responsibility of service delivery, और स्ट्रेंथन करो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, पीपीपी एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाओ। ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूजन मैंने इसमें देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन पीएम गति शक्ति का नहीं है, ना ही नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का है, मगर तीनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे हैं। पूरा हमारा स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पीपीपी का क्या रोल हो सकता है, तो मैंने वही लिखा है, पीपीपी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एंड पीएम गति शक्ति प्रोग्राम शुड बी कन्वर्ज टू फिल द गैप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके। एक और है कि किसी क्वेश्चन में अगर हम वे फॉरवर्ड लिख देते हैं तो उसके बाद कंक्लूजन लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, अगर वे फॉरवर्ड लिख देते हैं तो? अगर वे फॉरवर्ड लिख दिया है तो कंक्लूजन की जरूरत वैसे रहती नहीं है, मगर अगर एक, जैसे मैंने भी यहाँ पे बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं लिखा, एक लाइन लिख दी बस। हाँ। ठीक, अगर वे फॉरवर्ड पे ऐड करता हूँ ना, जैसे अगर टाइम नहीं है फिर तो क्या ही है, यस। तो फिर बस वे फॉरवर्ड लिख लो। अगर है 20-30 सेकंड है एक लाइन लिखने के लिए, तो एक एब्रप्ट एंड नहीं होगा वे फॉरवर्ड के बाद में, अगर आपने एक लाइन लिख दी तो। बिल्कुल। ओके, सो लेट्स गो टू। ये आखिरी लाइन पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि आंसर ओवर हो गया, अगर मैं सर्विस डिलीवरी पे छोड़ देता तो ऐसा लगता है कुछ रह गया। ओके, let's go to question number 4. Economic growth in recent past has been led by the increase in labor productivity. Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. ये मुझे लगता है इकोनॉमी पार्ट में ये सबसे ट्रिकी और टफ क्वेश्चन था, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है। तो वो प्रोडक्टिविटी बहुत सारे केस में हो सकता है, फिजिकल प्रोडक्टिविटी, कॉग्निटिव प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी। तो इसको कैसे डिफाइन किया? और मैंने क्या किया था कि एग्जाम में प्रोडक्टिविटी में फिजिकल प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी और वो कैसे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को लिंक कर रहा है, इस दोनों को लिंक करके थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जनरल टर्म्स में। पर इसको एग्जाम में। यार क्वेश्चन यस। क्वेश्चन क्वेश्चन के मतलब क्या होता है ना, क्वेश्चन जब भी होता है ना इसमें दो तीन चीजें होती हैं, तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से एकदम अलग होगा, क्वेश्चन के पार्ट एक दूसरे से लिंक होते हैं। ठीक है। तो आंसर जब भी करना है तो सारे पार्ट्स को लिंक करते हुए करना है। कोई भी अगर पार्ट ऐसा का आंसर कर दिया जो एकदम लिंक नहीं हो रहा, तो वो समझ लो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो मैं ओके। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट्स को। इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, क्योंकि वो पहले ही पूछ लिया कि तुम इसे इससे क्या समझ में आ रहा है, उसके बाद में उससे लिंक करता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है
suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labor productivity. अभी इसको देखना है। देखो भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीसेंट पास्ट हैज बीन लेड बाय एन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या है? रीसेंट पास्ट का मतलब क्या है? जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए हैं उसके बाद से सर्विस सेक्टर बूम करा है। ठीक है, अच्छा, जो रीसेंट बूम करा है पास्ट है तो सर्विस। रीसेंट पास्ट कितना, आज से 30 साल पहले? रीसेंट पास्ट में लेबर प्रोडक्टिविटी को आप 2-3 साल में नहीं मेजर करोगे हमेशा। अच्छा। उसका मेजर ये क्वेश्चन है सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। क्वेश्चन को पूरे पार्ट को समझ अभी बताता हूँ। मतलब ये यही तो है। इसमें क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स क्यों लिखा उसने नेक्स्ट पार्ट में? क्योंकि वो पहले लाइन में उसने बोल दिया। तो क्या हुआ, एलपीजी रिफॉर्म्स के आने के बाद में, ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद में सर्विस सेक्टर बूम कर गया, और इंडिया की जो ट्रेजेक्टरी हुई ग्रोथ की, उसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जंप कर दिया। वो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे आ गया प्राइमरी सेक्टर से। उससे क्या हुआ कि लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने, क्योंकि सर्विस सेक्टर में लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज हो गई। मगर इसी टाइम पे जॉबलेस ग्रोथ हो गई। क्यों? क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, इंडस्ट्री, वहां तो हुई नहीं ग्रोथ। और यही सेकंड पार्ट है, सजेस्ट द ग्रोथ पैटर्न दैट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी। अब इसमें तुम्हें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। हमें ऐसे ग्रोथ पैटर्न्स बताने हैं जिससे लेबर प्रोडक्टिविटी भी ना कम हो और क्रिएशन ऑफ मोर जॉब्स भी हो। ठीक है, अब इसको देखो मैंने कैसे आंसर किया इस चीज में कि हम क्या करेंगे। जैसे कई सारे मैंने ग्रोथ पैटर्न लिखे हैं। तो पहला ग्रोथ पैटर्न लिखा है, कन्वर्जिंग मेक इन इंडिया विद असेंबल इन इंडिया। अभी मेक इन इंडिया लेके आए थे, बोला कि बाहर की कंट्री से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडिया की कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन बनाए, हम सब्सिडीज देंगे। और हम लोग अच्छा एक मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, लेबर लॉज में कुछ फिजिबिलिटी लेके आएंगे जिससे अच्छा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। अगर इसको तुम जोड़ोगे असेंबल इन इंडिया से, ठीक है, फैक्ट्री नहीं लगानी बट असेंबल करो। असेंबल के लिए क्या तुम्हें स्किल्ड लेबर चाहिए, तो स्किल्ड लेबर की कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, और प्लस आपका इंडस्ट्री में भी वो लेबर यूज हो रही है विदाउट कंप्रोमाइजिंग, तो ये ग्रोथ पैटर्न हो गया। सेकंड, फोकसिंग ऑन सर्कुलर इकोनॉमी एंड वेस्ट टू रिसोर्स मैनेजमेंट। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या करोगे कि जैसे वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन है, तो उसमें क्या किया आपने, आपको स्किल्ड लोग भी चाहिए और लेबर इंटेंसिव लोग भी चाहिए। ये भी एक ग्रोथ पैटर्न हो गया। वैसे ही स्किलिंग इंडिया इन सनराइज सेक्टर्स। अगर आप स्किल डेवलपमेंट करते हो टूरिज्म में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोसेसिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उससे क्या हो रहा है, आपके पास में स्किल्ड वर्कफोर्स भी वो चाहिए कुछ, एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी चाहिए। और चलेंगे स्किलिंग इन सनराइज सेक्टर्स में क्या करेंगे, जब इन्वेस्ट करेंगे स्किल डेवलपमेंट में, टूरिज्म में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोसेसिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इससे एक स्किल्ड वर्कफोर्स आएगी। और वो लेबर इंटेंसिव भी, ये सारे सेक्टर लेबर इंटेंसिव भी है, मगर यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स भी चाहिए, तो ये भी एक ग्रोथ पैटर्न हो गया। देन प्रोडक्शन लिंक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स, ये भी एक ग्रोथ पैटर्न हो गया। सोलर मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल सेक्टर्स, तो इसमें स्कीम्स का भी यूज कर सकते हो, जैसे पीएम मित्रा है, तो उसमें अब तुम मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बना रहे हो, तो मेगा टेक्सटाइल पार्क बना रहे हो, तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, मगर वो इस अब मेगा टेक्सटाइल पार्क्स में पावर लूम भी होगा, तो उसको उनकी स्किलिंग करनी पड़ेगी, तो ये ग्रोथ पैटर्न हो गया। देन वुमेन पे फोकस करेंगे तो हमारा काफी सारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में यूज हो सकता है वुमेन का। यस। हेल्थ केयर सर्विसेज, जॉब क्रिएशन एंड लेबर प्रोटेक्शन, तो ये सारे ग्रोथ पैटर्न्स हो गए जहां पे विदाउट कंप्रोमाइजिंग दी लेबर प्रोडक्टिविटी हम लोग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। ओके। और देन इसको कंक्लूड कैसे किया? तो कंक्लूड ऐसे ही किया है, बाय इंप्लीमेंटिंग दीज ग्रोथ पैटर्न इंडिया कैन अचीव अ बैलेंस्ड अप्रोच टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्रिएट मोर जॉब्स इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स व्हाइल मेंटेनिंग और इंप्रूविंग लेबर प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। These strategies can contribute to inclusive growth and a more sustainable and resilient economy. ओके। मैंने वही एक पॉजिटिव। ओके, चलिए ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन द क्वेश्चन। ये एक मतलब सिलेबस में दिया हुआ है इंक्लूसिव ग्रोथ, और मुझे लगा था ये इजी क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा कोई इशू आया नहीं। ओके पर फिर ओके, भी एक बार ठीक वो है। मतलब ब्रीफली एक बार आप बता दो कि क्या देखना चाहिए इस क्वेश्चन इज में। इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी? तो ये पूछा है कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ हो सकती है, मतलब सारे जितने लोग हैं, मतलब हर तबके का जो इंसान है उसकी उसकी ग्रोथ हो सकती है मार्केट इकोनॉमी में। सेकंड इसका पार्ट है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजिंग
इन अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। वैसे जनरल आंसर इस पे सबको ही लिख देंगे, बट इसको थोड़ा सा अच्छा आंसर भी लिखा जा सकता है। देखो मैंने इस आंसर की स्टार्टिंग कैसे करी, यस, क्योंकि ये हाँ प्रेजेंट का क्वेश्चन है। बिल्कुल। यस, इंक्लूसिव ग्रोथ इज पॉसिबल अंडर अ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, क्योंकि है। यस। तो बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी रिलाई करती है मार्केट फोर्सेस पे, रिसोर्स एलोकेशन में, बट गवर्नमेंट करती है इंप्लीमेंट पॉलिसीज को, इंश्योर करे कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट सारे सोसाइटीज को जाए। ओके। सिग्निफिकेंस लिख दोगे, इस फाइनेंशियल क्लोजिंग का मोबिलाइजेशन होता है, सेविंग्स का, एक्सेस टू क्रेडिट, पॉवर्टी रिडक्शन, स्टेप टेकन बाय लिख दो, जनधन योजना, पेमेंट एंड डिजिटाइजेशन, डीबीटी। चैलेंजेस लिख दो, रूरल डिवाइड, फाइनेंशियल लिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन नहीं है और इससे क्रेडिट एक्सेस नहीं है। वे फॉरवर्ड लिख दो। आखिरी मैंने एक एग्जांपल लिख दिया था क्योंकि मेरे को याद आ रहा था कि अ नोटेबल एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया इज द सक्सेस ऑफ जनधन योजना। एज ऑफ 2021 ओवर 400 मिलियन बैंक अकाउंट्स वर ओपन अंडर द स्कीम। तो इसको तुम शुरुआत में भी लिख सकते थे, ये थोड़ा मेरे से गलती हो गया, ये शुरुआत में भी लिख सकते थे। हाँ ये शुरुआत में ज्यादा अच्छा क्योंकि फैक्ट है ये। हाँ, ये शुरुआत में ज्यादा अच्छा है। वो मैंने यस से स्टार्ट करा था, इसलिए शायद बाद में मेरे को ध्यान आया तो मैंने बाद में लिख दिया, बट ये शुरुआत में भी लिख सकते हो आप। ओके। पर ये तो हो गया सारा GS3 और स्पेशली इकोनॉमी पार्ट। बट इकोनॉमी पार्ट कहाँ से प्रिपेयर करें? दो मृणाल सर के नोट्स हैं, बट वो भी हम्म बहुत एक्सपेंसिव हैं। मतलब उसे डेटे तो ले सकते हैं, बट क्या वो वही अप्रोच अच्छा है या कोई और भी अप्रोच है इसको प्रिपेयर करने का मीन्स 2023 के लिए? यार देखो ना, हमारे पास तो सिलेबस है बस, यूपीएससी का दिया हुआ। तो सिर्फ यूपीएससी ने तो बताया नहीं कि भाई कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना, आपको सिलेबस दे दिया, आप कहीं से ही पढ़ो। हम्म। तो मैं तुम्हें ये थोड़ा सा करूंगा एडवाइस कि जो भी सिलेबस है, जैसे मान लो तुम इंक्लूसिव ग्रोथ बोल रहे थे, वैसे ही वैसे एग्रीकल्चर भी पार्ट में है, साइंस भी पार्ट में है, इकोनॉमी, बैंकिंग सेक्टर भी है, बजट भी है। तो जो सिलेबस है ना, उसका पॉइंट पकड़ो। और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कंपास, जो आता है राव आईएएस का। उसमें क्या करते हैं, जो थीम्स लेके चलते हैं प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जो सिलेबस है ना हमारा, यस। वैसे ही टॉपिक को पकड़ के कुछ नोट्स, देन कुछ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनसे लिंक करके आंसर्स, तो उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, उससे तुम्हारा मतलब अच्छा सिलेबस, मतलब एक तरीके से सिलेबस में सारी चीजें तुम एक बार पढ़ लोगे। अगर उसमें से कुछ बचता है तो फिर अगर उसमें कोई चीज ना मिले जो सिलेबस में है, तो उनके नोट्स उठाओ, मृणाल सर के, यस। सेलेक्टिवली। शुरुआत मतलब जो सिलेक्टिवली नोट्स होते हैं उनके, मतलब जो चीज नहीं पता है वो वहां से उठाओ और वहां से करो। अगर उसमें भी कुछ नहीं मिलता, यस। तो अब भी दो चीजें हैं। जैसे मेरे को पर्सनली जीएस3 में एग्रीकल्चर सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में सिविल्स डेली की वेबसाइट अच्छी लगती है काफी। उसमें जाकर आप कुछ भी सर्च करोगे, सिविल्स डेली आगे लिख दोगे, वहां पे चीजें मिल जाती हैं। सेकंड ये है कि अब चैट जीपीटी भी आ गया है, एआई आ गया है, उसका भी यूज कर सकते हो। यस। ओके। ओके, so next time we will discuss about this GS2. Yeah, we will start GS2 from tomorrow, and we will discuss around 5 questions. Oh, So thank you. Let's wind up the session. okay. Thank you, sir.